अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारी जो निगरान हुकूमत है वो भी ज़रा काम कर दिखा रही है, कारकर्दगी दिखा रही है। हमारे जो सिपह सलार हैं जब से वो तैनात हुए हैं वो चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो, ख़ास तौर पे माली मामलात में, मुआशी तौर पे मुल्क तरक्की करे। वो पहले भी मुतहर्रिक थे और इन दिनों में जब से वो निगरान आए हैं तो उनका रोल ज़्यादा हो गया है। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से बात की है, तो मैं बात का आगाज़ करूंगा। मेरे साथ होंगे आज सरदार खिजर महमूद साहब। बात का आगाज़ करूंगा कि कहते हैं कि जब बिजनेस कम्युनिटी से बात हो रही थी तो एक मरहला ऐसा आया कि तमाम के तमाम जो शुरका थे उनके आंखों में जिस तरह आंसू आ गए हों, आप दीदा से हो गए हों, बिल्कुल खामोशी छा गई। वो बात इस तरह हुई कि जब हमारे सिपह सलार ने कहा कि देखें, हम दुनिया की एक बेहतरीन फौज हैं, इस्लामी मुल्क हैं और एटमी मुल्क हैं, और अच्छा लगता है कि एक इस्लामी मुल्क का, एटमी मुल्क का जो सिपह सलार है वो किसी मुल्क के बादशाह के पास भीख मांगने के लिए जाए। भीख से मतलब मदद मांगने के लिए जाए। कहते हैं कि ये अल्फाज कहने ही थे कि बिजनेस कम्युनिटी के तमाम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो खुद आके इंटरव्यू में कहने कि वो लम्हा बड़ी ही शर्मिंदगी का बायस था। क्या वजह है कि हमारा हमसाया मुल्क चांद पे चला गया, G20 बुलवा रहा है और बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है, और हम एक ताकतवर फौज रखते हुए इस नौबत पे आ गए हैं कि हमारे सिपह सलार की आंखों में आंसू आ जाए और हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो कि रीढ़ की हड्डी होती है वो भी वहाँ रो पड़े। बड़ा मिला जुला तबसरा करेंगे, सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। असल में 2 मिनट मैंने बोल दिए हैं तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो यहीं से बात शुरू करेंगे, फिर उसके बाद फौज की कारकर्दगी पता करेंगे। हर रोज़ पेशावर में हमला, और हत्ता के कहते हैं कि चित्राल में तो कब्जा कर लिया था दहशत गर्दों ने। तो उस बारे में भी आपकी खबरें अच्छी हैं क्योंकि आप उस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। पहले हमारे सिपह सलार का ये बयान किस तरह देखते हैं जी? जी मैं ऐसे ही देखता हूँ जैसे हमेशा से रवायती बयान आते रहे हैं। और आ, आ, आप अगर इन बयान का सलसल देखें तो जब अयूब खान साहब आए थे तब भी उनके बयान ऐसे थे कि चले उनके मुल्क उसके दौर में कुछ इंडस्ट्री लगी, कुछ नहर निजाम बेहतर हुआ। जनरल ज़िया के बयान जो है वो इनसे भी शायद ज्यादा ताकतवर थे और वो आंखों में आंसू भी उनके थे और उम्मत मुस्लिमा का उनको भार भी ज्यादा था। लेकिन जब वो छोड़ के गए तो पाकिस्तान कौन सा छोड़ के गए थे। अब जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे तो 7 निकात उनके थे, और जब वो वापस गए थे तो पता चला 55 डिग्रियों पे मौलवी छोड़ के गए थे और काफलिक छोड़ के गए थे, ये परवेज और ये छोड़ के गए थे। और जब बाजवा साहब आए तो बाजवा साहब ने, यकीन आपको याद होगा, बाजवा साहब ने कहा था कि पॉजिटिव खबरें दी जाएं, और अब जो है वो स्टॉक का केस ऊपर जानी शुरू हो गई है और मुल्क तरक्की करना शुरू हो गया। उनके बाद वो तरक्की का हाल भी अवाम ने देखा। अब जो बात आपने कही जनरल आसम मुनीर साहब की, देखें नसीर साहब, बड़ी फेयर बात, जब तक मुल्क की डायरेक्शन इस तरह की बातों से, इस तरह के चौचलों से, इस तरह के चूरन से मुल्क नहीं चलते हैं। आप यूरोप में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि वहां इदारे होते हैं, इदारे काम करते हैं, वो फर्द वाहिद की मर्जी से कुछ नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, इदारे करते हैं, हर इदारा बैठा हुआ, स्मगलिंग के लिए इदारा बैठा होता है, पुलिस भी है, लॉ एनफोर्समेंट भी है, तजारत का भी है। अब उन्होंने बयान तो दिए, आप उससे पहले आपको अगर याद होगा तो केयर टेकर बहुत जब आई थी तो उन्होंने कुछ को जहन्नम के कुत्ते करार दिया था और कुछ को कहा था कि वो हम में से नहीं है। आपको याद होगा, किसी उसको करके देख ले, चेक करके जड़ा वाला मामला वो कहाँ पे पहुंचा है और पाकिस्तान के अंदर जो तापसंदी है वो कहाँ पे है। तो बात ये है कि स्मगलिंग अगर रोकी गई तो किसकी, वो किसकी मर्जी से रही थी, और ये चीनी की अगर कीमत 200 गई है तो ये किसकी मर्जी से गई थी, कौन था कंट्रोल करना, क्या इदारे मौजूद नहीं थे, क्या किसी की वहां ड्यूटी नहीं थी। जहां तक बात है उनकी कि उन्होंने कहा जी कि 2 ही मुल्क बने थे, वो जिससे आप बात कर रहे हैं कि जब सनतकारों से मिले, उन्होंने कहा जी मदीना की रियासत, एक कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है और सुन के हमारे कान पक चुके हैं। देखें रोज आपको दर्जनों जो है औरतें, बच्चे, मर्द जो है वो खुदकशी कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को जहर दे के मार रहे हैं। बिजली के मामला जो है वो आपको आज की खबर ये है कि गैस की जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। उसके बाद अगर ये चोरी हो रही थी, आज उसको चोरी को रोका जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन चोरी करवा कौन रहा था? क्या कोई लेमैन चोरी कर सकता है? जी क्या ये लेमैन ने चोरी की है? क्या लेमैन जो है स्मगलिंग कर रहा था? ये सारा जो कर रहे थे वही अब इस रोले में पड़े हुए हैं। अल्लाह करे बेहतरी आए। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि इस समाज 24% जो ओवरसीज पैसा भेजता था उसमें कमी आई है। जी ये कितना परसेंट? 24%। इसमें कमी आई है। देखें नसीर साहब, बात यह है कि मुल्क को अगर चलाना है तो मुल्क के इदारों को बेहतर किया जाता है, मुल्क के अंदर रहने वालों को इंसाफ दिया जाता है, मुल्क के अंदर जो है जालत जुनूनियत दहशत जो है उस पर कंट्रोल किया जाता है। आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। मैंने हवाला दे दिया जड़ा वाले वाकया का, उसका क्या हुआ? और वो मामलात अभी तक लगातार चल रहे हैं। जिस तरह एक मजबूत तंजीम जिसका पाकिस्तान के अंदर आग और खून का खेल खेल रही है, वो आपके सामने है। हमारे नाजरीन शायद बहुत सारे जो है वो जानते भी हैं, उनको दिल्ली की अपडेट भी आती है। तरफ आप चले जाएं, कल पेशावर के अंदर वारसिक रोड पे एक बम धमाका हुआ जिसमें एक जवान शहीद हुआ, उसके बाद 5 जो शदीद जख्मी हुए। आपने चित्राल की तरफ निशानदेही की है, 500 लोग अंदर आए हैं, 500। और 500 लोग जो है अभी तक 40-50 के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो वहां पे अंदर मौजूद है। अच्छा। उसके लिए एयर स्ट्राइक भी इस्तेमाल की गई है, कमांडोज भी उतारे गए हैं, पैदल फौज भी इस्तेमाल की गई है। और आप देख लें 10 से 12 कैजुअल्टी हमारी जो है फौज की आ रही है, वो 10 से 12 आ रही है जो हमें बताया जा रहा है। बात यह है कि अंदर आए कैसे थे, इनकी प्लानिंग कहाँ पे हुई है। अगर ये मालूम है किसी को नूरिस्तान में हुई थी या कन्नौज में हुई थी, तो मेरा फिर दूसरा सवाल है कि जो एक मजबूत तंजीम जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है उसकी किसी ने क्यों नहीं ध्यान किया कि वो उसकी कहाँ पे हो रही है, तैयारी हो रही है। बहरहाल चीज ये है कि तालिबान जो है जिन्होंने पाला था, जिन्होंने उनको उनकी ट्रेनिंग दी है, जो उसको मुल्ला उमर का अमीर और मोमिनीन मानते थे, उसके बाद जाहिर सी बात है वहां पे आपको याद होगा कि अभी चंद माह पहले की बात है, चित्राल के अंदर एक स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अंदर 7 टीचर्स को उनको छुरियों और टोकों के साथ काटा गया था। उसका क्या हुआ था? और इनके जो सेफ हेवन जो हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो बाहर से आएंगे। मुझे बता दिया जाए, मैंने बहुत पहले बात की है कि 4 माह मौलवी अजीज जो लाल मस्जिद वाले, उन्होंने फतवा दिया था कि फौजियों को, पुलिस को मारना जायज है। तालिबान के हमायती पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ है? क्या वो पीछे अभी हुकूमत में नहीं बैठे हुए थे? इसलिए सारी ये जो कहानियां सुनाई जा रही है, हमें इन कहानियों से कुछ नहीं होगा। जिस तरह अमली इकदाम होगा, हम सारे चाहते हैं, हमें उस मुल्क से भी प्यार है, हमें उस मुल्क की आवाम से भी प्यार है, हमें मुल्क से इदारों से भी प्यार है। वो मुल्क हमारा जो है वो जितना किसी और का इतना हमारा भी है। लेकिन मसला ये है कि हम इन बातों से और इन चूरन से जो है वो हम कम अज कम, मैं तो नहीं कम अपनी हद तक जो है वो ना उसको बेहतरी समझता हूँ। मैंने कहा 24% जो है वो ओवरसीज का पैसा आना बंद हो गया है। बिजली गैस के देख लें, महंगाई देख लें, लोग खुदकशी कर रहे हैं। तो ये जो अगर डॉलर का 4 रुपए नीचे आ गया, 10 रुपए 20 पैसे नीचे आ गया, तो बढ़ाया किसने था? और जो ये स्मगलिंग हो किसकी मर्जी से रही थी। बहरहाल अल्लाह करे। ये देखें, मैं एक और बात हटके कहूँ, किसी भी मुल्क की इकॉनमी के अंदर 30% इकॉनमी जो ब्लैक होती है, अगर ब्लैक इकॉनमी ना हो तो दूसरी चल रही होती है। चलें अगर ये अच्छा होगा या क्या हो जाएगा, इसके 1 करोड़ तो 1 अरब रुपए आ जाएगा वापस जो ये छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या इकॉनमी चल पड़ेगी? दूसरी तरफ आपने मिसाल दी है, आपने पुरानी खबर दी है चांद पे जाने की। आपने देखा होगा कि G20 का भी जो इजलास हुआ, उसमें एक प्रोजेक्ट जो सी पैक से 1000 गुना बड़ा है कि इंडिया वहां से अंडरग्राउंड जेर समुद्र जो है वो रेलवे लाइन, जिसपे उसकी केबल्स भी जाएंगी, उसकी रेल भी जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी भी जाएगी, उसका माल भी जाएगा, उसकी इजनास भी जाएंगी, वो वहां से अरब में जाएंगी, अरब से वहां से जो अरब की चीजें वहां जाएंगी, वहां से यूरोप अमेरिका। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी तरफ हमारा क्या है? हमारा ये है कि 7 रिजवी को छुट्टी मिल गई है, वो खुला फिर रहा है। हमारा ये है कि हमने फलां जगह 4 ड्रम के उसके पेट्रोल के पकड़ लिए हैं। इनसे बात नहीं बननी है। मुल्क को अगर चलाना था, मुल्क के इदारों को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क की अदालतों को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क के निजाम को ठीक करना पड़ेगा। ये फर्द वाहिद क्या, मैंने कहा कि अयूब खान से लेके मुशर्रफ से लेके बाजवा तक, बाजवा से आसम मुनीर तक वो सारे सुन चुके हैं। लेकिन हमें पता है कि सारी बातें खोखली बातें हैं, इनका कितना असर होगा वो 3 महीने के बाद कौम देख ले कि हम कितना गलत कहते हैं, हमारा तजिया कितना गलत हुआ क्या है। नाज़रीन, हम इनसे एक और प्रोग्राम करेंगे कि ये काला धंधा जो बलोचिस्तान और ईरान में हो रहा है, और मैं साथ ही एक और प्रोग्राम में इनसे पता करूंगा वहाँ हमारे फुटबॉलर जो हैं उनको
अगवा कर लिया गया, पूरी टीम की थी, लेकिन अभी 6-7 अभी और है, वो भी मैं इनसे प्रोग्राम करूंगा। तो इसका मतलब जो आपने आज का तबसरा किया कि शर पसंद हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और दूसरी ये 2 मिनट का ये बता दीजिएगा कि ये सियासी मुंतखब हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की थी, यही सिपासलार थे, यही सिक्योरिटी इदारे थे, तो उस वक्त इनको जोश क्यों नहीं आया? आज ये छापे मारे हैं, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बता दीजिए कि कौन सी पॉलिसी देखिए, बदल जाती है। बलूचिस्तान में सुई का काम जो है, कल वहां से एक 12 इंच की जो है 12 इंच की जो है वो गैस वाली लाइन उड़ा दी गई थी। हाँ जी, 6 खिलाड़ी जो फुटबॉल के उठा लिए गए हैं। मैं उन सिंध मैं उसको वो प्रोग्राम में अलहदा आपसे लूंगा ये पूरे। मैं इसमें देखता हूँ। हाँ जी, सिंध के अंदर आप देख लें, कश्मीर से अंदर डाकू राज जो है उसमें जी, देख लें, पंजाब के अंदर तरीके लबाई कार्रवाइयां देख लें। जी, अब जहां तक आपने कहा ये किसके आशीर्वाद से हो रहा है, किसकी छतरी, क्या हमारे नाज़रीन को नहीं पता है? जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, शहबाज शरीफ को लेके कौन आया था? जी, उनको किसके आशीर्वाद से मिले थे? कानून क्या हो सर पे खड़ा रहा है? तो उस वक्त और छापे क्यों ये नहीं मारे? चोरी चकारी सारी उस जी जी वक्त बोले। उस वक्त छापे क्यों नहीं मारे? उस वक्त बिजली के बिल क्यों नहीं, ये कनेक्शन क्यों नहीं काटे? उस वक्त स्मगलिंग पे क्यों नहीं हाथ डाला? ये थोड़ा सा नाज़रीन को बता दीजिएगा, फर्क बता देखिए, दीजिएगा। वो एक वो आए थे, वो क्या कहते हैं उसको, एडॉक बेसिस पे आए थे। 16 महीने उन्होंने कमाए हैं। सुना ये है कि 10 अरब रुपया लगाया उन्होंने खाली ये बताने के लिए कि इमरान खान गाड़ी चोरी करके ले गया था। अच्छा, और उसके बाद वो लूट फसूट के सारे अपने वतन चले गए। अवाम बदहाल है। और कल बिलावल कह रहे थे एक तकरीर में कि जी कब तक अवाम लुटती रहे, कब तक अवाम का खून चूसते रहेंगे, कब तक अवाम जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी। पता ये चला है कि बिलावल साहब तो कभी इख्तियार में रहे ही नहीं है। अच्छा, बिलावल साहब कह रहे थे कि नून लीग और पीटीए ने अवाम को लूटा है। बिलावल 15 साल से सिंध के अंदर बैठे हुए हैं, वफाक के अंदर उनके पास वजारतें थी और उनकी मौजूदगी सब कुछ हुआ। हमारा कुरान जो है, बदकिस्मती ये है कि मैं एक लफ्ज कहने लगा हूँ कि वो इतना बेशरम, बेहया और बेगैरत है कि वो जब आंखें फेर के कुछ कहता है तो वो इतनी दीदा दिली से किया जाता है कि शायद अगर उसकी आंखों में जरा सा पानी भी हो तो वो बात करते उसको कुछ शर्म आए कि कल तक तो मैं इख्तियार में बैठा हुआ था। ये बिजली के बिल क्या नई हुकूमत के आ रहे हैं? क्या ये सारे जो लगाए हुए जो टाइम बम लगा के गए, क्या नई हुकूमत लगाए? नई हुकूमत जो है वो उसके पास कितना मैंडेट है, वो क्या उसका कितना काम है उसका? क्या आपने देखा होगा अभी बटग्राम में वो एक जो है वो डोली लटकी थी, तो पूरी 24 घंटे वो निगरान हुकूमत लटकी रही है साथ उसके। तो निगरान हुकूमत की कितनी वर्थ है? जहां तक तल्लक है चीफ आर्मी स्टाफ की या जना आसम मुनीर की, हम आसम मुनीर से मैं पहले भी कहा है कि वो जो कर रहे हैं वो शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनरल आसम मुनीर साहब, बात ये है कि मुल्क के अंदर इदारों को मजबूत किया जाए। मुल्क के अंदर जो है जो अनरेस्ट है, मुल्क के अंदर जो इस टाइम एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। ये काम जो करने वाले हैं, ये इदारे बैठे हुए हैं, वो इदारे इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। उन इदारों को बिजली मिलती है, उन इदारों को मुफ्त सहूलियात मिलती हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि फलां इदारे में फलां सियासतदान जो है वो काम में मुलव्वस है, फलां में इतने मुल्क से गैर मुलाजमीन है, और हुंडी हो या तेल की चोरी हो, अफवान तजारत हो या कुछ और हो, तो ये सारी चीजें अगर यही मौजूद थे तो फिर इन्हीं को ठीक किया जाए और इस हिसाब से बेहतर किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम एक से आपसे भरपूर लूँगा जिसमें बलूचिस्तान के वाक़यात जो हो रहे हैं उस पर करेंगे, स्मगलिंग के बारे में अरबा अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, एक ये सवाल हमने शुरू किया था कि हमारे कमांडर इन चीफ सुपा सलार की आंखों में आंसू, बिजनेसमैन कम्युनिटी की आंखों में आंसू, अगर हमारे अदारे दुरुस्त हो जाएं तो फिर ये कभी नहीं होगा, वरना नहीं तो हमारे सपा सलार आते रहेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, रोते रहेंगे और रुलाते रहेंगे। अगर अगर हमारा यही हशर रहा तो दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई और हम पीछे के पीछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये तबसरा पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।